नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। अधीक्षक के पद की तैयारी आप लोगों की चल रही होगी, उसी क्रम में आज देखेंगे कि किस तरीके से जो सक्षम आंगनबाड़ी मिशन, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 है, वहां से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका एक वीडियो पहले भी डाला था, लेकिन एक और डाल दिया, यानी आपके लिए बना दिया। तो इसमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा होता है, क्या होता है, और अगर इसको नोट डाउन करना चाहे तो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा जो पॉइंट्स बोलूंगा। वैसे मैं तेजी से चलने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन जो होगा, कंप्लीट जो क्लास जो होगी, उस क्लास में मैं पूरा कवर कराऊंगा और क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सक्षम आंगनबाड़ी से भी। ठीक। और पिछली बार भी नहीं पूछा, इस बार भी नहीं पूछेगा। पिछली बार यानी महिला पर्यवेक्षक में सेम सिलेबस पढ़ाया था मैं। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण कार्यक्रम के विभिन्न अंतरालों और कमियों को दूर करने और कार्यान्वयन में सुधार हेतु क्या उपाय किए जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय तो जो ऊपर में लिखा है कि उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी, सहित आंगनबाड़ी की अवसंरचना, बिल्कुल सही कथन कहता है कि ये उपाय तो किए ही जाएंगे। और अगर मैं कहूं कि ये कौन से अवधि की है, तो ये लगभग लगभग लघु अवधि के लिए इसको निर्धारित किया गया है। 3 तरीके की अवधि निर्धारित की गई है, जिसमें हमको कुछ गोल अचीव करने हैं सक्षम आंगनबाड़ी में। एक लघु, मध्यम और दीर्घ। तो ये लघु अवधि के अंतर्गत लगभग। वैसे तो कुछ पॉइंट इसके दीर्घ अवधि में भी आएंगे, वो मतलब मिक्स करके क्वेश्चन को पूछा है। दूसरा प्रश्न, दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और 3 से 6 वर्ष और प्रारंभिक 0 से 3 वर्ष के लिए प्रोत्साहन। तो ये तो भाई आईसीडीएस का मेन उद्देश्य ही है, तो ये तो हो छूट ही नहीं सकता। तो दूसरा कथन भी हमारा सही हो गया। तीसरा कथन कहता है आकांक्षी जिले जो हैं और दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, एनईआर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, उसमें 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए पोषण सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल सही। अब चौथा कथन कहता है 0 से 6 माह की आयु के बच्चों को विशेष पोषण सहायता। तो ये कथन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से आंगनबाड़ी के अंतर्गत 2 तरीके की सेवाएं चलती हैं, 2 लोगों के लिए मुख्य सेवाएं चलती हैं। एक तो चलता है बच्चे के लिए और एक चलता है माता के लिए। इसके अलावा भी चलता है, जैसे किशोरियों के लिए हो गया और टीकाकरण वगैरह, वो तो सब चीजें हैं। लेकिन बच्चे की अगर बात करें तो बच्चे में आप देखेंगे कि जो 0 से 6 माह का बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है, दूध पीता है। तो उस बच्चे पर फोकस करके पोषण योजनाएं नहीं चलाई जाती। जब भी दूध पीता है, मतलब मां से दूध पीता है, तो जब भी 0 से 6 माह के बच्चे के लिए पोषण को टारगेट करके कोई भी योजना चलाई जाएगी या फिर कुछ प्लान किया जाएगा, तो उसके मां के लिए किया जाएगा, बच्चे के लिए। ठीक। इसीलिए ये कथन जो होगा इसमें शामिल नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम के अंतर्गत प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य में बालक का कौन सा विकास लक्षित है, यानी कौन कौन से उद्देश्य को लेकर के मिशन सक्षम आंगनबाड़ी बनाया गया है। तो बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, सभी प्रकार के विकास को इसमें शामिल किया गया। ऑप्शन आपका उत्तर डी हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन डिटेल में इसको क्लास में पढ़ेंगे, या फिर क्लास में जो एमसीक्यू कराऊंगा तो हर क्वेश्चन का डिटेल पूरा कराऊंगा, क्या क्या होता है इसमें भी कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है। यानी सक्षम आंगनबाड़ी जो है कुछ योजनाओं को मिलाकर के बनाई गई है, तो उसमें कौन कौन सी योजना शामिल है और कौन सी योजना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है सक्षम आंगनबाड़ी के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से 4 योजनाएं जो थी, एक तो था आईसीडीएस की योजना, आईसीडीएस की योजना, इसको मनाया गया, यानी आंगनबाड़ी का मेन योजना था उसको। इसके अलावा पोषण अभियान जो है उसको शामिल किया गया। पोषण अभियान के अलावा जो है वो है सैग, SAG, जिसको बोलते हैं किशोरियों के लिए, किशोरियों के लिए जो योजना है SAG। इसके अलावा है जिसको क्रेज बोला जाता है, यानी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो आईसीडीएस इसमें शामिल है, जननी सुरक्षा योजना शामिल है, किशोरियों के लिए शामिल है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना शामिल है, राष्ट्रीय शिशु गृह शामिल है। बाकी इसमें एक कौन सा छूट गया, आईसीडीएस पोषण वाला इसमें नहीं दिया है। बाकी कौन कौन सी शामिल नहीं है पूछा है, तो 2 और 4 शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में शामिल होने के पश्चात किशोरियों के लिए योजना SAG में क्या परिवर्तन किया गया? तो सबसे पहली बात तो किशोरियों के लिए जो योजना SAG है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है? वो किया गया है ये कि असम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, असम पूर्व मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टेट है वहां 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरियों को इसमें शामिल किया गया है, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक, ये तो इसका सही उत्तर होगा। अगर इसमें और भी डिटेल में जाएंगे तो आप थोड़ा सा जान सकते हैं कि SAG कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, वो सब क्लास में चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, इस विश्वास के साथ आपको अच्छे से चलना है। किशोरियों के लिए योजना जो है SAG के अंतर्गत किशोरियों को कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? कौन कौन सी सेवाएं किशोरियों को प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर इसके अंतर्गत देखें तो स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल दिया जाता है, आयरन एवं फॉलिक एसिड की संपुष्टिकरण और जीवन कौशल शिक्षा। तो चारों तरीके की योजना, चारों तरीके के जो लक्ष्य हैं इसके अंतर्गत शामिल है। अगर SAG की बात करें, SAG मतलब जो किशोरियों के लिए योजना है, किशोरियों के लिए योजना है जिसको SAG बोला जाता है, तो SAG शुरू होता है 2017-18 में, लेकिन ये 2017-18 से पहले भी इसका एक योजना का नाम था जिसका नाम था सबला। और इस सबला योजना को पहले जो जाना जाता था वो जाना जाता था राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना के नाम से, सशक्तिकरण योजना के नाम से इसको जाना जाता था। सबला योजना मतलब राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना, सबला योजना सेम है। राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना या सबला योजना को चेंज करके फिर बनाया गया किशोरियों के लिए योजना, जो कि कब बना? 2017-18 में बना। अब जब 17-18 में बना तो सबसे पहले इसको भारत के 205 जिलों में लागू किया गया और उस समय छत्तीसगढ़ का जो 10 जिला था वो उसके अंतर्गत शामिल था। जब ये सबला योजना था तब की स्थिति में इसका जो लक्ष्य था, टारगेट जो था सबला योजना, ये 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को टारगेट करता था, लेकिन अब इसका लक्ष्य थोड़ा बदल गया है। क्लास में इसको कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, राष्ट्रीय क्रेच यानी शिशु गृह योजना के अंतर्गत क्रेच के संदर्भ में सही कथन पर विचार करिए। क्रेच के समय लचीले होने चाहिए, बिल्कुल लचीले होने चाहिए। जैसा भी क्रेच क्यों खोला जा रहा है, ऐसी माताएं जिनके छोटे बच्चे हैं वो काम पे जाती हैं तो अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे? राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के अंतर्गत जो क्रेच खुले हुए हैं, बच्चों की देखरेख के जगह जो खुले हुए हैं उसमें रख देंगे। तो जिस समय पे काम पे जाती है उसी समय पर रखना चाहिए, यानी लचीला होना चाहिए। ठीक, महीने में 26 दिन खुला रहेगा, बिल्कुल सही है। क्रेच प्रतिदिन 5 घंटे खुलेंगे, इसका सही उत्तर होगा नहीं। प्रतिदिन कितना खुलना है? 7.5 घंटे क्रेच को खुलना है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत अगर देखें तो ऑप्शन ए और 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी बस सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रेच योजना की बात करूं तो जनवरी 2017 से ये चालू हुआ है, 1 जनवरी 2017 से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं, सामुदायिक आधारित गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक माह आंगनबाड़ी में एक विशिष्ट सामुदायिक गतिविधि का आयोजन किया जाता है। इसमें से कौन कौन सा शामिल है, कौन कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो आंगनबाड़ी में कौन कौन सी क्या बोलते हैं सामुदायिक आधारित गतिविधि होती है उससे संबंधित प्रश्न है अगर, तो सबसे पहला तो सुपोषण दिवस मनाया जाता है आंगनबाड़ी में, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, कन्या शिक्षा प्रवेश दिवस, ये कहीं नहीं मनाया जाता, मान के इसको स्कूल में मनाया जा सकता है अगर शुरू होगा तो, लेकिन आंगनबाड़ी में तो नहीं मनाया जाता, यानी दूसरा कथन गलत। जन स्वास्थ्य संदेश दिवस, संदेश, ये भी मनाया जाता है। बालिका दिवस मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता, मतलब मनाया जाता होगा लेकिन ये सामुदायिक गतिविधि मतलब आसपास के लोग वहां आएंगे, इस टाइप से आयोजन होगा, एक थोड़ा सा मीटिंग टाइप का, उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी, उस टाइप से ये नहीं होता। एक दिवस होता है जिसको कहा जाता है अन्नप्राशन दिवस, ये मनाया जाता है बच्चे के अन्नप्राशन के लिए। कोशिश करती है गवर्नमेंट के अन्नप्राशन क्या हो, 6 महीने के बाद हो, कहते हैं 6 माह तक स्तनपान, उसके बाद खानपान,
यानी 6 माह तक केवल मां का दूध, उसके बाद खाना खिलाया जाएगा। तो खाना खिलाने अन्नप्राशन की व्यवस्था भी कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। कहां मनाया जाएगा? आंगनबाड़ी में मनाया जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये जननी सुरक्षा दिवस नहीं होगा। तो 1, 3 और 5 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किस उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो सबसे पहला कहता है बच्चों के उचित देखरेख और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास की नींव डालना, बिल्कुल सही है। दूसरा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की गतिविधि को सुधार लाना, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, कुपोषण को कम कराना, ये सब सही है। अब चौथा कथन जो कहता है जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान प्रदान करना, ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आंगनबाड़ी को किसी प्रकार से अलग से अनुदान नहीं मिलता कि जनजातीय क्षेत्र का विकास करे। वो किसी प्रकार से कोई नोडल एजेंसी नहीं होती। ठीक, वो क्या करती है? बच्चों के कुपोषण और सुपोषण पर, दो ही चीजों पर ध्यान देती है कि अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उसको अच्छा बनाया जाए, और एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। अच्छा बनाने का क्या उपाय है? बच्चा बीमार ही ना पड़े, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, वो सब उसी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन विशेष जनजाति क्षेत्रों के लिए क्या कोई अलग से अनुदान, कोई ग्रांट मिलता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता आंगनबाड़ी के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1, 2, 3 कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चले। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2013 की स्थिति में आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रति माह मानदेय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सबसे पहली बात, 1 अप्रैल 2013 को बहुत सारे परिवर्तन हुए। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं, सहायिका होते हैं, या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की जो संचालिका होती हैं, कार्यकर्ता होती है, उस विषय में तो उसमें बहुत सारे उनको लाभ दिए गए। ये तो एक तो वेतन का लाभ है, वेतन के अलावा भी लाभ है, जैसे कि मृत्यु हो जाएगा तो 50,000 रुपए मिलेगा, इस टाइप से। तो वो सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। और चूंकि 1 अप्रैल 2013 इसलिए डेट महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि से बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो अगर वेतन की बात करूं तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए 10,000 वेतन कर दिया गया इसी डेट से। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उनके लिए 6500 नहीं बल्कि 7500 यानी 7,500 रुपए वेतन किया गया। उसी प्रकार से आंगनबाड़ी की जो सहायिका है उसके लिए 3500 नहीं बल्कि 5,000 वेतन किया गया है। कभी आप फंस जाएं और आपको केवल आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उसका ही वेतन मालूम हो, सहायिका का वेतन मालूम ना हो, और ऐसा कभी प्रश्न फंसा दे तो ध्यान रखिएगा जितना भी कार्यकर्ता का वेतन होगा उसका 1/2 यानी 50% वेतन किसका होगा? सहायिका का होगा। बस इतना ही याद रखिएगा। तो इसका एक ही कथन सही होगा कि 10,000 रुपए कार्यकर्ता के लिए किया गया। बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, उसको जरूर ध्यान रखना है, पढ़ेंगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 300 से 800 तक की जनसंख्या के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है? तो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए 2 तरीके से क्षेत्रों को बांटा गया है। एक तो क्षेत्र होता है जिसको कहा जाता है ग्रामीण या शहरी क्षेत्र। दूसरे तरीके का ग्रामीण शहरी क्षेत्र एक प्रकार का हो गया, और एक दूसरे प्रकार का क्षेत्र भी बांटा गया है जिसको कहा जाता है आपको आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र। आदिवासी, पहाड़ी, दुर्गम मतलब जहां दूर दूर लोग रहते हैं, जहां पहुंचना आसान ना हो, जैसे रेगिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, तो ऐसे क्षेत्र में 2 प्रकार से बांटा गया। ये टाइप 2 हो गया। अब टाइप 1 जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी बनेगा और आदिवासी क्षेत्र में अलग जनसंख्या पर। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 400 से 800 की जनसंख्या जब होगी, 400 से 800 की जनसंख्या के बीच एक आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएगा। उसी प्रकार से 800 से 1600 की जनसंख्या होगी तो फिर एक आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएगा। फिर 800 और ऐड होगा, यानी 1600 से लेकर के 2400 की जनसंख्या होगी, तब तीसरा आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा।
ठीक, ये तो सामान्य क्षेत्र की बात हो गई और आंगनबाड़ी केंद्र की बात हो गई। सामान्य क्षेत्र में 400 से 800, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ये डेटा याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। पढ़ेंगे तो याद नहीं करना है, बस आपको देखना है, बस समझ में आ जाएगा। ये चीजें अभी डेटा बताया तो आपको थोड़ा सा याद करने में समस्या हो सकती है, लेकिन उसमें नहीं होगा, क्योंकि उस समय रहेगा, पढ़ाऊंगा तो आपके पास, अभी मेरे पास समय कम है क्योंकि मेरे को एमसीक्यू कराना। ठीक, तो ये तो रहा शहरी क्षेत्र, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के। लेकिन वही आदिवासी क्षेत्र की बात करें, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है, वहां की बात करूं तो अगर आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है तो 300 से 800 की जनसंख्या पर यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बन सकते, यानी 400 होना जरूरी नहीं है पहले आंगनबाड़ी के लिए, 300 से 800 की जनसंख्या पर बनाया जा सकता है। दूसरा एक प्रश्न आता है मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की, वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अगर सामान्य क्षेत्र की बात करें, मिनी आंगनबाड़ी मतलब वहां की एक कार्यकर्ता रहती है, बस वही सब कुछ काम करती है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात करूं जो कि सामान्य क्षेत्र यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की होगी, तो 150 से 400 की जनसंख्या पर यह मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएगी, 150 से 400 की जनसंख्या पर। लेकिन अगर इसी को आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र में बनाना है तो ये मात्र 150 से 300 की जनसंख्या पर बनाई जा सकती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इतना ही नहीं है, और भी डिटेल है जिसको हम लोग क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। तो यहां पे पूछा है कि 300 से 800 की जनसंख्या में कहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा सकते हैं। तो पहला बात तो हो सकता है कि देखते हैं कहां पे बनाए जा सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। 300 से 800 की बात कर रहे हैं, मतलब जनजातीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, दुर्गम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर पहुंचना कठिन हो। तो सबसे पहला देखें, ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जा सकता है क्या, तो नहीं बनाया जा सकता भाई। अभी देखा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तो 400 से 800 की जनसंख्या पर बनेगा, जबकि 300 से 800 दिया है। जनजातीय क्षेत्र बनाया जा सकता है। दूसरा, जनजातीय मतलब आदिवासी, मरुस्थलीय क्षेत्र, इसमें भी बनाया जा सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में नहीं बनाया जा सकता। तो दूसरा कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी देखते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र बना ही नहीं जा सकता, 400 से 800 है। जनजातीय क्षेत्र में बनाया जा सकता है, बिल्कुल। मरुस्थलीय क्षेत्र बनाया जा सकता है, दुर्गम क्षेत्र माने जाएंगे। नदी नाले युक्त क्षेत्र ये भी बनाया जा सकते हैं, क्योंकि ये भी दुर्गम क्षेत्र माने जाएंगे। दुर्गम मतलब जहां पहुंचना कठिन हो, नदी नाला रहेगा तो बाढ़ आ जाएगा तो कहां पहुंच। पर्वतीय क्षेत्र इसमें बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, यहां तक हमारी क्लासेस थी और यहां तक हमारा एमसीक्यू था, इसका आंसर होगा डी। अब अगर आप अधीक्षक के लिए कोर्स लेना चाहते हैं एनालाइजर से, तो हमारे यहाँ कोर्स चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। फर्स्ट भाग में मतलब पहले हम जो सिलेबस शुरू किए हैं वो सिलेबस का सेकेंड पार्ट ही शुरू किए हैं, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और डिसाइडिंग पार्ट होगा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लोगों के नंबर बहुत सामान्य आएंगे, उतने ही आएंगे, जिसमें कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का करंट पूछा जाएगा। तो वहां से नंबर तो बिल्कुल लोगों के लगभग बराबर आने वाले हैं। मेन मुद्दा होगा सेकेंड पार्ट, जिसमें कि एक्ट वगैरह है, तो वहां से प्रश्न आपसे थोड़ा कठिन पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाएगा, वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। सेकेंड पार्ट में हम जो कवर करेंगे, क्लास को पहले थ्योरी करेंगे, दूसरा इसका माइंड मैप करेंगे, तीनों को समझा देता हूं, और तीसरा करेंगे एमसीक्यू। थ्योरी मतलब पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे, कोई भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि एक अधिनियम आपने पूरा पढ़ा और दूसरा अधिनियम छोड़ दिया तो आपके पहले अधिनियम से ही पूछेगा। हो सकता है पहले से कुछ न पूछे, दूसरे अधिनियम से ही पूछ लीजिए जिसको आपने छोड़ दिया। तो पढ़ेंगे पूरा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक, कोई समस्या नहीं। ये पहला कथन बात हो गया। दूसरा, जो चीजें पढ़ेंगे उसको एक माइंड मैप के थ्रू याद करेंगे, यानी जो भी पढ़ा, जैसे मान लेते हैं थ्योरी की क्लास हुई 2 घंटे की, इस 2 घंटे की क्लास को हम कैसे करेंगे, याद करेंगे माइंड मैप के थ्रू। लगभग 5 से 10 मिनट में इसको कवर कर लेंगे, पूरा याद हो जाएगा। 5 से 10 मिनट, आखिरी में रिवीजन का समय होगा। तो कभी आपको रिवाइज करना हो तो पूरा क्लास देखने की जरूरत नहीं है, केवल 5 से 10 मिनट का क्लास देखिए, वो पूरा क्लास रिवाइज हो जाएगा। तीसरा जो चीज है वो है एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न।
जब भी आप कोई वनडे एग्जाम दें तो वनडे एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ याद होना बहुत जरूरी है। पढ़ा हुआ होना भी जरूरी है, याद भी जरूरी है, और तीसरा जरूरी है कि प्रश्न कैसा आता है। ये दो चीजें इसमें कवर करेंगे। पहला तो हम ये जानेंगे कि प्रश्न कैसा आता है, जैसे 3-4 तरीके 5 तरीके के प्रश्न आते हैं, कूट वाले, जोड़ी मिलान और वन लाइनर, क्रम से सजाइए, कथन कारण, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न की प्रकृति पर हम बात करेंगे इसमें। और दूसरा तो इसमें क्या करेंगे, प्रश्न की प्रकृति पर जो बात करेंगे इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात करेंगे। क्या करेंगे कि इसको जो है इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका जो भी सिलेबस है वो सिलेबस पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए। जैसे मान लेते हैं कोई अधिनियम पढ़ रहे हैं, अधिनियम में 20 धाराएं हैं, तो 20 धाराओं से पूरा धारा उपधारा से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन इसमें रहे, ताकि मान लेते हैं आप थ्योरी पढ़े, फिर माइंड मैप से उसको पढ़ भी लिए, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपको पूरा क्लास एक बार रिवाइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो फिर आप यही केवल एमसीक्यू वाला क्लास देखेंगे, यही सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए बस, क्योंकि इसमें हर चीज कवर होगा। दूसरा, हो सकता है एग्जाम में एक बहुत जरूरी चीज होता है टेस्ट सीरीज। हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज लगाने का समय ना मिले, समय कम है, तो वो चीज भी एमसीक्यू क्लास कवर करेगी। ठीक, तो ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। हम लोग का मेन मुद्दा होगा सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब किसी को कोर्स लेना है तो उसके लिए भी बता देता हूं, 9406412014 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप कोर्स ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स का फीस जो है वो है 10,000 रुपए प्लस जीएसटी का। और इसमें एक ऑफर चल रहा था टॉप फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए, जो कि था 5,000 रुपए प्लस जीएसटी का, यानी, लेकिन ये शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए था। लेकिन ये भी हमारे अब खत्म हो चुके हैं। कुछ बच्चे कोर्स अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो इसको 10 स्टूडेंट के लिए और बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो अगर आप चाहें तो अभी अगर ज्वाइन करेंगे तो आप इस फीस पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैसेज करके बात करिए, फीस अगर डिस्काउंट में अवेलेबल होगा तो कम फीस में ज्वाइन करिए। फीस ज्यादा लग सकता है कई लोगों को, उसका कारण मेन है मेहनत और लगन और उस तरीके का कंटेंट देना जिससे कि सिलेक्शन हो सके। आपको कोर्सेज सस्ते फीस पर भी मिल सकते हैं, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखना चाहते हैं, क्वालिटी वाला क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको क्वालिटी ही दिलाएगा। आपका कोर्स कर लेना मात्र सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, क्वालिटी आपको सिलेक्शन दिलाएगा, अच्छा कंटेंट और अच्छी पढ़ाई दिलाएगा। तो आप अपना विचार अपने बना सकते हैं, अगर लेना चाहें तो थोड़ा जल्दी ले सकते हैं ताकि कम फीस में ले सके। नमस्कार, जय। और हाँ, एक चीज और कर सकते हैं आप लोग, अगर करना चाहें तो जो लोग कोर्स नहीं ले पा रहे हैं वो लोग एक काम करिएगा, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ जाइएगा सबसे पहली बात। और हमारा जो द एनालाइजर करके ऐप है, इस द एनालाइजर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो कोर्स ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं सभी लोग। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर पूछेगा, करंट अफेयर क्विज पूछेगा, मतलब करंट अफेयर पूछेगा जिसमें छत्तीसगढ़ और इंडियन जोनो पूछेगा, वो आपको उसमें फ्री में पढ़ पाएंगे। ऐप में डेली अपडेट होता है छत्तीसगढ़ का भी और इंडिया का भी, साथ ही साथ आप उसका टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी क्विज फॉर्म में, और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको डाउनलोड करके जरूर रखिए और उस फ्री कंटेंट का जरूर यूज करिए। नमस्कार।